आगे आज जो हमने देखना है ना, हमने लॉ देखना है। तो जो लॉ हमें बताता है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होती है किसी भी एनालाइट में, उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, वो आज हमें देखते हैं। वो है बियर्स लैम्बर्ट लॉ। असल में ये दो लॉज का कॉम्बिनेशन है, एक है बियर्स लॉ, एक है लैम्बर्ट लॉ। तो उसको कंबाइन करके हम क्या देते हैं, बियर्स लैम्बर्ट लॉ। तो ये बताता क्या है, ये हमें सिंपली रिलेशनशिप बताता है किसमें के एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कितनी हो रही है और उस कंसंट्रेशन कितनी थी सोल्यूशन की। एक सिंपल एग्जांपल आप देखें, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है एक क्यूबिट में, आप उस पे एक इंसिडेंट लाइट डालते हैं, आप देख रहे हैं इंटेंस कलर की, वो इसमें से पास होती है सोल्यूशन में से, कुछ वेव्स एब्जॉर्ब होगी, बाकी जो वेवलेंथ एमिट होगी, जो एमिट हुई है उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहेंगे, हम उसको IT से यानी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट से शो कर रहे हैं। जो I नॉट है मतलब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी ये थी, और ये दरमियान वाली एब्जॉर्ब। अब ये L क्या है, ये पाथ लेंथ है, यानी इस सेल की या इस क्यूबिट की या इस जो भी आपके पास इधर एक कंटेनर था उसकी कितनी लेंथ है, वो कितनी है L। ठीक है, आपने एक इंसिडेंट लाइट डाली एक सॉल्यूशन पे जो कि उसकी एक कंसंट्रेशन थी C और उसकी पाथ लेंथ यानी उस कंटेनर की लेंथ कितनी थी L। अब उसमें से ये वाली एब्जॉर्ब होगी वेव्स, सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली, अब बाकी जो है उसने ट्रांसमिट कर ली। अब हमें क्या पता चलेगा कितनी एब्जॉर्ब हुई है, और वो उसकी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। जब लाइट उसमें से पास होगी, ठीक है, तो बाकी जो बच गई है वो जाके डिटेक्टर पे पड़ेगी और डिटेक्टर हमें बताएगा डिजिटल वैल्यू में कि इतनी एब्जॉर्प्शन हुई है और ये बाकी आई थी। ठीक है, जो ट्रांसमिटेड है उसको वो कन्वर्ट करके एब्जॉर्प्शन में हमें दे देगी। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करती है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक डिपेंड कर रही है लेंथ पे और दूसरा डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे। यानी आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक उसकी कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशन की और दूसरा किस पे, लेंथ ऑफ क्यूबिट। लेंथ ऑफ क्यूबिट यानी लेंथ ऑफ कंटेनर, इसको इधर ही लिख देते हैं लेंथ ऑफ कंटेनर, और दूसरा डिपेंड कर रही है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल पे। अच्छा, अब हमने जितनी लाइट डाली थी वो तो हमें पता है, इंटेंसिटी जो शुरू में डाली है और कितनी ट्रांसमिट हुई है ये भी हमने मेजर कर लिया। ट्रांसमिटेंस डिपेंड किस पे कर रही है, जितनी आपके पास ट्रांसमिट हुई ओवर जितनी ओरिजिनल थी, IT ओवर I नॉट, ये हमें बताता है ट्रांसमिटेंस। ठीक है, हमें डायरेक्टली क्या मिलती है, ट्रांसमिटेंस मिलती है, क्योंकि हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिल रही है ना। अब उसकी मदद से, ट्रांसमिटेंस की मदद से हम निकालते हैं एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल है, ट्रांसमिटेंस थी IT ओवर I नॉट के इक्वल, तो एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल है, माइनस लॉग IT ओवर I नॉट, यानी माइनस लॉग T, और माइनस लॉग T किसके इक्वल है, माइनस लॉग IT ओवर I नॉट। एब्जॉर्बेंस A किसके इक्वल है, माइनस लॉग T, और माइनस लॉग T फिर किसके इक्वल आ गया, इसके साथ आप माइनस लॉग लगा दें, माइनस लॉग I नॉट IT ओवर I नॉट। या हम सिंपली इसको माइनस को अगर हटा दें तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू लॉग, जब माइनस हटाते हैं तो ये चीज उलट हो जाती है, लॉग 1 ओवर T। यानी दो सिंपल चीजें हैं, एक है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग T, दूसरा है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग 1 ओवर T। ये दो रिलेशंस हैं, ये आपने याद रखने हैं, इसके बाद ये हमारी न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ठीक है, तो ये चीज हम बताते हैं कि ट्रांसमिटेंस ऐसे आई, एब्जॉर्बेंस ऐसे आई। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप जो हमें बताया गया कंसंट्रेशन का और पाथ लेंथ का, वो दिया है लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ में। वो क्या बताता है, उसको हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट या कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। एक तो ये हो गया, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। दूसरा हो गया पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, L और C पे डिपेंड करता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, जब हम इधर से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट इसका क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। अब आप दोबारा से अगर इसको स्टेट करें, लैम्बर्ट-बियर्स लॉ को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस प्लस पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन या पाथ लेंथ ऑफ द कंटेनर, कितनी उसकी लेंथ थी प्लस कंसंट्रेशन कितनी थी एनालाइट की।
इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू सी। L है ये और साथ है C। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं, ये कौन सा कांस्टेंट है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट या मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। इसमें A क्या था, A है एब्जॉर्बेंस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब E क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है। इसकी यूनिट्स होंगी, जाहिर बात है जो L और C से आएंगी वो क्या हो जाएंगी, इसकी यूनिट्स होंगी। L क्या है, L है पाथ लेंथ, इसको आमतौर पे हम सेंटीमीटर में डिस्क्राइब करते हैं। आमतौर पे हम पाथ लेंथ फिक्स रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, अगर नहीं रखी तो वो बताएगी होगी, लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, फिक्स रख लेते हैं पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर। C क्या है, ये आपके पास अननोन है या वो वेरिएबल है। आप कोई भी कंसंट्रेशन रख लें, डाइल्यूट रख लें, उससे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड, फिर उससे और मजीद कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की अगर आपके पास एब्जॉर्बेंस मौजूद है, या अगर आपके पास कंसंट्रेशन नोन है तो आप एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि L भी कांस्टेंट ही होते हैं आमतौर पे, मैंने बता दिया आपको 1 सेंटीमीटर होता है। E क्या होता है, ये भी कांस्टेंट है, हर मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट है, हर कंपाउंड के लिए E भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है ना, ये एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। अगर आपने किसी भी चीज की एब्जॉर्प्शन निकालनी है, आपको कंसंट्रेशन मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन मालूम है तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब एक सिंपल मैं आपको न्यूमेरिकल देती हूँ कि आपके पास एक सेल है, उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यानी कंटेनर की 1 सेंटीमीटर लेंथ है, उसकी ट्रांसमिटेंस है 80%, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी यानी E जो है वो 2 है, तो उसकी कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। L भी मालूम है, कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, हमें इसकी एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट मालूम है, A मालूम नहीं है, लेकिन इसके बजाय हमारे पास ट्रांसमिटेंस मौजूद है। तो ट्रांसमिटेंस से हम एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का रिलेशनशिप बताता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन गिवन है तो उससे आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो उससे आप एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे बीएस लैम्बर्ट लॉ यूज होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, ये दिखाने के लिए, मतलब कंसंट्रेशन निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं। वही जो मैंने आपको पहले बता दिया कि किस किस चीज के लिए यूज होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है, क्वांटिफिकेशन के लिए यूज होता है, इसके अलावा क्वालिटेटिव के लिए भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया है हर कंपाउंड की डिफरेंट है, यानी स्पेसिफिक है। ये जो एप्सिलॉन है ये हर कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक है। अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन गिवन है, आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है ये कौन सा कंपाउंड है। इसी तरह से अगर आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी गिवन है, आपके पास एब्जॉर्बेंस गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तो आप जारी बात है स्पेक्ट्रोमीटर से डिटरमिन कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी कंसंट्रेशन है। आप डायरेक्टली सपोज आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन आएगा, आपके पास उसकी एब्जॉर्प्शन आ गई, सपोज 5 आ गई, इस तरह से कोई वैल्यू आ गई, आपको कैसे पता चलेगा ये 2 मोलर है। हम इस तरह करते हैं, हमारे पास एक अननोन सोल्यूशन है, हमें नहीं पता ये 2 मोलर है, 5 मोलर है, 6 मोलर है। हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 मोलर तक सोल्यूशन बनाएंगे, उनकी एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। अगर 5 मोलर की 5 एब्जॉर्प्शन आ रही है तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा अननोन सोल्यूशन है वो भी 5 मोलर, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक तो ये कि हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है, कितनी अमाउंट इसकी मौजूद है। उसके अलावा हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये कंपाउंड कौन सा है, अननोन कंपाउंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं चाहिए, ये सिंपल टेक्निक है। आप सिंपली आप जो आपके पास कंपाउंड है उसका सोल्यूशन बनाते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन चेक कर देते हैं।
कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए, पहले सैंपल प्रिपरेशन चाहिए हमें, उसके लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्री स्टेप्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें प्री स्टेप्स कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सोल्यूशन बनाते हैं और डायरेक्टली उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेते हैं, और एब्जॉर्बेंस के जरिए आप उसकी कंसंट्रेशन भी डिटरमिन कर लेते हैं, क्वांटिटी भी मेजर कर लेते हैं, और उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। अच्छा, अगर आप इसकी एग्जांपल लें, कल भी मैंने आपको बताया था, आमतौर पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आपके ब्लड सैंपल्स के लिए के एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने कैल्शियम डिटरमिन करना है, बिलिरुबिन डिटरमिन करना है अपने ब्लड में, तो क्या होता है, आप ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से गुजारते हैं, ठीक है, अब वो एब्जॉर्बेंस भी दे देता है और साथ में वो लैम्डा मैक्स भी दे देता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कौन सी आ रही है। लैम्डा मैक्स कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हर कंपाउंड की लैम्डा मैक्स डिफरेंट है, यानी हर कंपाउंड डिफरेंट लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्ब करेगा। सपोज बिलिरुबिन एब्जॉर्ब कर रहा है आपका 320 नैनोमीटर पे, कैल्शियम आपका जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है 400 पे, तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम इसमें मौजूद है, बिलिरुबिन भी मौजूद है, कैल्शियम इतना है। अब जिसने 400 पे एब्जॉर्ब किया, आप उसका साथ में देख लेंगे कि उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी आई है, जितनी ज्यादा आई उतनी उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये तो हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन। इसके अलावा हम एटमॉस्फेयर में भी इसको यूज करते हैं, किसके लिए, सोलर रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर से आ रही हैं उनको भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं ना, लाइट का ये रिलेशनशिप है कंसंट्रेशन के साथ, तो जो सोलर रेडिएशन आ रही हैं हम वो पास करके देख लेते हैं किसी भी सब्सटेंस से, और हम देख लेते हैं कि कितनी रेडिएशन आ रही हैं, हार्मफुल है कौन सी हैं, ये हम डिटरमिन कर लेते हैं, इसकी अमाउंट डिटरमिन कर लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि ये ओजोन आ रही है, फलां आ रही है, फलां आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो आपका ये लॉ भी हो गया, इसके अलावा बीएस लैम्बर्ट लॉ भी हो गया, उसकी एप्लीकेशन भी होगी। उसके बाद हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस। आमतौर पे तो ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, जो बीएस लैम्बर्ट लॉ है आमतौर पे सॉल्यूशंस पे बहुत वाइडली यूज होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, आप कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का ग्राफ बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर आप एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएं तो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल केस में जो है वो, या आइडियल सॉल्यूशन में वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बाज औकात ऐसा हो जाता है कि वो डेविएशन शो कर देता है, स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी सी मुड़ जाती है। नेगेटिव होगी डेविएशन, मतलब नीचे को मुड़ गई या ऊपर को मुड़ गई, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। नॉर्मल या आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान। लेकिन क्या होता है, कई बार ये डेविएशन भी शो कर देता है। डेविएशंस कौन सी हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और ये जो ये डेविएशन शो करता है वो क्या है, लिमिटेशंस है, यानी जब वो डेविएशन शो कर रहा है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। अब ये किस किस केस में डेविएशन शो करता है, ये 3 केसेस हैं, फंडामेंटल भी हो जाते हैं, केमिकल भी और इंस्ट्रूमेंटल भी। फंडामेंटल का क्या मतलब है, इसका सिंपल सबसे ज्यादा बुनियादी असूल ये है कि बीयर्स लॉ सिर्फ उस वक्त ऑपरेटिव है जब सॉल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहता, जो बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहता। वजह क्या है, हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की आपस में भी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन आपस में ज्यादा है तो जाहिर बात है एब्जॉर्प्शन में फर्क आ जाएगा, आपस में एक दूसरे की स्कैटरिंग हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, एक दूसरे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि फोर्स कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की, सारी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, थोड़ी स्कैटरिंग हो जाती है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है एक्चुअल से। तो हम क्या कह सकते हैं, हायर कंसंट्रेशन पे डेविएशन शो होती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पे डेविएशन शो होती है। क्यों, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हैं, इस वजह से आपस में इनकी इंटरेक्शन हो जाती है, और जो आपस में इंटरेक्शन होती है वो स्कैटरिंग कर देती है, सारी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, कुछ स्कैटरिंग हो जाती है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट आई है वो हमें कम आएगी, जितनी वैसे आनी चाहिए। उसके अलावा एक दूसरी ये है कि जो कंसंट्रेशन है, आपको पता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिटरमिन करती है, यानी एनालाइट की कंसंट्रेशन आप वेरी कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी कर रहे हैं। आपको पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर डिपेंड कर होता है। अगर एक डाइल्यूट सोल्यूशन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्यों, आपको पता है वो इतना डेंस नहीं है, डाइल्यूट सोल्यूशन लेस डेंस है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा।
जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज्यादा हो जाएगा तो उससे भी फिर एब्जॉर्प्शन में फर्क आ जाएगा। लाइट जारी बात है मुड़ जाएगी उस केस में, सीधा पास आउट नहीं होगी अगर। लेकिन ये दोनों होते किस केस में, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए सिर्फ ये है कि जो बियर्स लॉ है ये नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा या ये आइडियल फिगर नहीं देगा, या हम ये कहेंगे कि ये इस केस में काम नहीं करेगा हायर कंसंट्रेशन पे। ये किस पे काम करता है, जब थोड़ी डाइल्यूट है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन पे क्यों काम नहीं करता, एक तो ये कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन से स्कैटरिंग हो जाती है, सारी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। दूसरी बात ये हम तो एब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और जब कंसंट्रेशन बढ़ती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो भी एब्जॉर्बेंस चेंज हो जाती है, तो हमें सही रिजल्ट नहीं आएगा। ये आमतौर पे हम कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन रिलेटेड लिमिटेशन है जिसको हम फंडामेंटल लिमिटेशन कह देते हैं। उसके अलावा एक दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, वो ये है कि केमिकल डेरिवेशन। जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई केमिकल्स ही है ना, उनकी कोई इंटरेक्शन होती है ना। आपने देखे कौन कौन सी केमिकल इंटरेक्शन होती है सोल्यूशन फॉर्म में, कभी गौर किया? कई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएशन शो कर देते हैं, जैसा कि आपने देखा था ना एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब ये एसोसिएशन है ना, असल में जब एसोसिएशन होती है या जब डाइमर या पॉलीमर बन जाता है तो क्या होता है, वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता, उसकी एब्जॉर्बेंस वो नहीं आएगी जो आनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर एक एनालाइट इक्विलिब्रियम, मतलब एक एसिड अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में है और इक्विलिब्रियम है, या तो सारा आयोनाइज्ड हो या सारा एसिडिक फॉर्म में हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा आयोनाइज्ड है थोड़ा सा अनआयोनाइज्ड है, तो क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आप ये देख लें, जैसे अगर पैराफिनोल है, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, पैरानाइट्रोफिनोल जो है ये हमें 320 पे एब्जॉर्बेंस देते हैं। इसके मुकाबले में जो फिनोलेट आइन है आयोनाइज्ड फॉर्म है वो हमें 400 पे एब्जॉर्बेंस देती है, ठीक है। तो अगर हम 320 पे मेजर कर रहे थे और वो थोड़ा सा आयोनाइज्ड फॉर्म में भी था, तो अब वो सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आधा आयोनाइज्ड फॉर्म में आधा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। जो आयोनाइज्ड फॉर्म है उसमें और वैल्यू देनी है, जो अनआयोनाइज्ड है उसमें और वैल्यू देनी है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है या एक एनालाइट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में हो तो वो डेविएशन शो करता है। वो क्या करता है, डेविएशन शो करता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा एब्जॉर्बेंस की, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाया करें। इक्विलिब्रियम के लिए एक तो आप एसिड कर लें, एसिटिक एसिड कर लें, चाहे दूसरा पैरानाइट्रोफिनोल कर लें। ठीक है, अभी मैंने पैरानाइट्रोफिनोल का बताया है कि ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में शो करेगा 320 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस। अगर हम इसी पैरानाइट्रोफिनोल का आयोनाइज्ड फॉर्म देखें, फिनोलेट आइन देखें, अब ये किस पे दे रही है, 400 नैनोमीटर पे। आप सिर्फ 320 पे डिटरमिन कर रहे थे, तो अगर तो सिर्फ ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती, सपोज इसके 2 मोल्स थे तो इसने 2 मोल्स की वैल्यू दे देनी थी। लेकिन अब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में अगर फिनोलेट आइन भी बन गया, एक मोल आयोनाइज्ड है एक अनआयोनाइज्ड है, तो हमें एब्जॉर्बेंस डिफरेंट आएगी ना। हम 320 पे डिटरमिन करें हमें 1 मोल की आएगी, हालांकि इसमें 2 मोल्स, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन अगर उसमें जो कंपाउंड्स है वो एसोसिएशन कर लें, यानी आपस में मिल के बड़े कंपाउंड बन जाए। आपको पता है ना, जैसे एसिटिक एसिड है वो डाइमर बना लेता है, इसी तरह से कई कंपाउंड ऐसे हैं जो आपस में एसोसिएशन शो करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं वो एक यूनिटी के तौर पे काम कर रहे हैं, 2 एसिटिक एसिड मिलके एक बना रहे हैं। अब 2 मोलर सोल्यूशन जो है वो 1 मोलर की
देगा वैल्यू। इस वजह से ये भी इसकी लिमिटेशन है। अब केमिकल लिमिटेशन में कौन कौन सी आ गई? एक तो ये जो कंपाउंड एसोसिएशन शो करते हैं, दूसरा वो कंपाउंड जो आयोनाइज्ड होते हैं यानी इक्विलिब्रियम में, या तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड के दरमियान एक इक्विलिब्रियम है, या तो सारा आयोनाइज्ड हो या सारा अनआयोनाइज्ड हो तो फिर तो वैल्यू सही आ जाएगी। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में आधा आयोनाइज्ड है और आधा अनआयोनाइज्ड है तो फिर क्या होगा? वैल्यू सही नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक तीसरी लिमिटेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन। हम ये इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमने अपना सैंपल क्यूबिट में डाला, लेकिन क्या है, हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी लाइट हो वो मोनोक्रोमेटिक हो। लाइट क्या हो? सिंगल वेवलेंथ की हो, मतलब मोनोक्रोमेटिक हो। अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, यानी हमारी लाइट जो है वो 2 या 3 से ज्यादा वेवलेंथ पे मुश्तमिल है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर वो सही वैल्यू नहीं देगा। हमारे लिए ये बुनियादी जरूरत है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम जब वैल्यूज लें तो सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें। हमने 320 पे वैल्यू लेनी है तो हम सिर्फ 320 नैनोमीटर की लाइट डालें। अगर हमने 400 पे लेनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ 400 नैनोमीटर की लाइट डालें। हम ये नहीं कर सकते कि हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट डाल दें। आपको पता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ है, 320 भी है, 400 भी है, 500 भी है। और जब इतनी लाइट्स डाल दी है तो एब्जॉर्बेंस फिर सही नहीं आएगी, आपकी वो शो नहीं होगी जो असल में शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एंड हुआ। बीएस-लैम्बर्ट लॉ भी मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ा दी और एप्लीकेशन भी पढ़ा दी। अब आप कोई क्वेश्चन करना चाहें?